हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। अब समय बहुत ही ज़्यादा कम है और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंटरव्यू को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। और जो एनसीएफ से रिलेटेड है, एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये तो आप लोगों के इंटरव्यू में चार चांद लगा देंगे। तो आज मैं उसी चीज़ का आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 के 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप लोग हमको बताइए। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स पे हमारा एनसीएफ काम करता है। अब क्योंकि आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको ये सारे जो भी 5 गाइडलाइंस है वो आपको पता होना चाहिए और किस तरीके से आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ये भी आपको आना चाहिए। तो आज उन्हीं 5 गाइडलाइंस को मैं आपको बताऊंगी कि एनसीएफ 2005 में कौन से 5 गाइडलाइंस को दिया गया था जिसको स्कूल फॉलो करता है और हमेशा करता रहेगा। और ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ये ऐसे गाइडलाइंस हैं कि इसमें कोई भी त्रुटि है ही नहीं और इसको फॉलो करके बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा बनाया जा सकता है। तो आज हम लोग उन्हीं 5 गाइडलाइंस को देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ, जिसको मैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स में लिख भी दी हूँ। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। और जब अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोग बस 1 या 2 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। हमारा जो एनसीएफ है उसका पहली गाइडलाइन यही है कि हम लोग जो कुछ भी बच्चों को सिखाएंगे वो सिर्फ हमारे स्कूल में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उनके जीवन से बाहर जाके वो जुड़ना भी चाहिए। हमें उनको जो कुछ भी सिखाना है वो अपने लाइफ में यूज करें। वो जो हम लोग उनको बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल में काम ना आ करके स्कूल से बाहर भी उनके काम आए। जैसे कि अगर हम लोग मान लीजिए कि बच्चों को कोई मोरल वैल्यूज सिखा रहे हैं, ठीक है, तो इस एक स्टोरी के माध्यम से सिखाते हैं, लेकिन वो जो मोरल वैल्यूज है जो हम लोगों ने उनको स्टोरी के माध्यम से सिखाया हुआ है वो बाहर कहीं ना कहीं यूज करेंगे। अगर वहां पे हम लोगों ने सिखाया है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे चाह है वहां पे राह है। अगर इंसान कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा कोई पढ़ना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, कोई काम करना चाहता है अपनी लाइफ में तो वो कर सकता है। ये उसको मोटिवेट करेगा अंदर से और ये अपनी जिंदगी में भी वो काम ले आ सकता है। आप उसको मैथ्स में सिखा रहे हो 2 + 2 = 4, तो अब ये स्कूल में उसको नहीं लर्न रहेगा। अगर वो कहीं पे कुछ कॉपीज, कुछ पेंसिल्स या कुछ भी लेने जा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर 2 और 2 हमको कोई जोड़ के दे रहा है तो वो 4 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग को बच्चों को सिखाना है कि वो जो कुछ भी नॉलेज हमारे स्कूल से ले रहा है वो अपने स्कूल के आउटसाइड एरिया से भी रिलेट कर सके। नेक्स्ट है कि इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम द रूट्स मेथड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट मेथड का मतलब है कि याद करना, यानी कि जो बच्चा हमारे स्कूल में सीख रहा है वो उसको रट के ना सीखे, वो उसको समझ के सीखे। अगर हम उसको 2 1 2 सिखा रहे हैं तो उसको ये पता होना चाहिए कि 2 1 2 कैसे आ रहा है। अगर उसको एप्पल की स्पेलिंग लर्न है तो उसको पता होना चाहिए कि आखिर एप्पल की स्पेलिंग कैसे बनी, ताकि वो और भी स्पेलिंग जब उसके सामने आए तो उनको अच्छे से बना सके, अच्छे से लिख सके। आप लोग देखा करिए कि जो बच्चे होते हैं वो पढ़ तो लेते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन उनको स्पेलिंग्स में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो अगर ये उनको ये तरीका पता रहेगा कि कैसे स्पेलिंग्स बनती हैं, कैसे वो चीजों को लिखा जाता है, तो वो रटेंगे नहीं, वो समझ के अपने आप स्पेलिंग को बना के अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर हम लोग उनको सिखा रहे हैं कि नाउन क्या होता है तो उनको ये रटना नहीं कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, उनको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। वो रट के नहीं बल्कि समझ के अपनी शिक्षा को प्राप्त करनी चाहिए। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। और हम लोगों को उनको सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है। हम लोग किताबों में जो कुछ भी उनको सिखा रहे हैं, किताबों के माध्यम से जो कुछ भी हमको उनको सिखा रहे हैं वो सिर्फ किताब में ही रह जाना नहीं है, उनको हम लोग बाहर के एरिया से भी कनेक्ट करना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनको, आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने एग्जाम भी दिया हुआ केवीएस में, उसमें पूछा गया है कि हिडन करिकुलम क्या होता है, उसमें पूछा गया है कि जीरो करिकुलम क्या होता है, उसमें ये भी है नल करिकुलम जो कि सेम ही दोनों का नेम है। तो ये आपको पता होगा कि हिडन करिकुलम क्या होता है। कुछ ऐसे करिकुलम्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग के स्कूल के करिकुलम में लिखा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग स्कूल में इंटर करते हैं, क्लास में जाते हैं, सिर्फ बुक्स में जो चैप्टर्स में दिया हुआ है सिर्फ वही बताते हैं और चले आते हैं। नहीं, हम लोग बच्चों को कुछ ऐसी भी चीजें सिखाते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करना, कैसे बात करना, कैसे बोलना, कैसे किसी चीज को समझना, कैसे कहाँ पे कैसे बिहेव करना, ये सारी चीजें भी हम लोग करिकुलम में न रहते हुए भी बच्चों को सिखाते हैं। तो यही चीज है कि हम लोग जो टेक्स्ट बुक में है वो ना सिखा करके हम लोग को सारा ज्ञान उनको देना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंड नहीं रहना है। फोर्थ पॉइंट है कि मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम। इसका मतलब ये है कि हम लोग को कोई भी एग्जाम अगर हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, फाइनल एग्जाम्स, तो हम लोग ऐसा एकदम पूरा उसको रिजिड नहीं हो जाना है। जो भी हम लोग का एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि हम लोग जो कुछ भी बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, जैसे इसी में तो है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या डिफरेंस है, क्या आपको पता है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है और बनेगा भी। ये आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इसका मतलब यही है कि हम लोग को जो कुछ भी एग्जाम्स लेने हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए ताकि बच्चा डरे, एग्जाम ही ना देने आए। ऐसा कुछ नहीं करना, हम लोग को फ्लेक्सिबल एग्जाम्स को रखने हैं और अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी है। और हम लोग का लास्ट पॉइंट है कि नर्चरिंग एंड ओवरहेडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ अ कंट्री। यानी कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक है और इसमें रहते हुए भी कुछ बच्चे जो हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो कलाएं हैं उसको अंदर छिपा के रखते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको भी बाहर निकलवाना है। अब सपोज करिए कि कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा गाना गाता है, लेकिन उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी बातों को बोल सके, वो उस गाने को आपके सामने प्रदर्शित कर सके, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, वो अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने में डरता है। तो उसके जो भी हिडन टैलेंट है, जो भी उसकी हिडन आइडेंटिटी है, ये भी एक टीचर की ड्यूटी होती है कि बच्चों के अंदर जो कुछ भी छिपा हुआ, जो कुछ भी आर्ट है, जो कुछ भी कलाएं हैं, वो सब कुछ हम लोग बाहर निकालें। तो ये है 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो कि हमारे एनसीएफ द्वारा दिया गया है। मैं इसको फिर से कंक्लूड करती हूँ। पहला पॉइंट यही है कि हम लोग को जो कुछ भी नॉलेज देना है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में ना रह के बाहर भी कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों को रटवाने पे नहीं बल्कि समझने पे ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग का जो कुछ भी करिकुलम है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे डिपेंड नहीं रहेगा, हम लोग उसके अलावा भी बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि हम लोग को जो कुछ भी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने हैं उसको रिजिड नहीं फ्लेक्सिबल करना है। और लास्ट पॉइंट यही है कि डेमोक्रेटिक इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हिडन टैलेंट को बाहर नहीं निकलवा पाते हैं, तो वो करना हम लोग को बच्चों के साथ। तो ये है आज का एनसीएफ 2005 के 5 गाइडलाइंस। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, ये आप लोग बताने की कोशिश करिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रही हूँ जो कि इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा फेमस है, सब लोग हर एक चीज पे प्रिपेयर करता है, इंग्लिश प्रिपेयर करता है, हिंदी प्रिपेयर करता है, इंग्लिश प्रिपेयर कर रहा है, मैथ्स प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन वहां पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज आर्ट एजुकेशन। आप आर्ट एजुकेशन से क्या समझते हैं? क्या आपको पता है कि आर्ट एजुकेशन क्या है? क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आर्ट का नाम सुन के लोगों के मन में आता होगा कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करना, तो ये गलत है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करना नहीं है। अब इसके आगे का आंसर आप लोग देंगे कि आर्ट एजुकेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन और ये मैंने जो 5 गाइडलाइंस आपको समझाए हैं, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये आपको समझ में आया है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। और इसको एक बार 2 बार आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको जरूर से प्रिपेयर हो जाएगा और आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आपको दिलवाने में हेल्प करेगा। इसके माध्यम से आप लोग अपने सारे आंसर्स को भी कुछ न कुछ ऐसे आंसर्स होंगे जो इंटरव्यूअर्स पूछेंगे कि हम लोग बच्चों को कैसी अच्छी शिक्षाएं दे सकते हैं, क्या क्या हम लोग चीजें करेंगे अपने क्लासरूम में, तो यही सारी चीजें आप उस आंसर में भी इन्वॉल्व करके अच्छे तरीके से अपने आंसर को दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।